वाराणसी के बगल में रविदास गेट के ठीक बगल में युवाओं ने एक ऐसा अनोखा तरीका खोजा है जिससे युवाओं के अंदर जो सुसुप्त भावनाएं हैं वह बाहर आएंगी और लोग अपने कौशल को निखारेंगे। उसे न केवल वाराणसी देखेगा बल्कि दुनिया के लोग देखेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करें। ऐसे ही 10 सेकंड और क्या कि जब आप एक युवा थे और 21 से 25 वर्ष के बीच में जब आपकी जिंदगी चल रही थी तो उस समय सर आप फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन को कैसे बैलेंस करते थे अपने वर्क के लिए? यार सबसे पहले तो प्रश्न ही गड़बड़ हो गया। युवा की परिभाषा आपने 25 वर्ष तक ही रख दिया है, आप उसको सुधारिए जी। दोस्तों, युवाओं का मतलब यह नहीं कि 18 वर्ष से लेकर के और 35 वर्ष की, मैं उसको 10 वर्ष और बढ़ा रहा हूं जैसा कि मानक लोगों ने निर्धारित किया है। युवा तो 70 वर्ष का व्यक्ति भी है जिसके भीतर जोश खरोश होता है, जो कुछ करना चाहता है। हमारे एक मित्र हैं मलेशिया में, उन्होंने बताया कि भैया हमारे कंपनी में एक 72 साल के सर जी है, 72 साल उनकी उम्र है। हम लोग जो काम नहीं कर पाते वो पूछते हैं ठीक है जी क्या हुआ, ले मैं कर देता हूँ, खट 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 उसको निपटा दिया। अब सर जी पूरे जोश के साथ आते थे, जोश के साथ रहते थे। हुआ क्या, उसके बाद सर जी 4-5 दिन नहीं आए। कंपनी में एक हुआ कि सर जी कहाँ गए, छुट्टी लेकर के गए हैं, तबीयत खराब है, 4-5 साल से तो कभी बीमार नहीं पड़े। सर जी गए कहाँ, किसी ने बताया सर जी गए हैं मेडिकल की पढ़ाई करने। मेडिकल की पढ़ाई करने कितने दिन की पढ़ाई है? 3 साल की। अब 72 साल की उम्र सर जी पूरा कर चुके हैं, 3 साल मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो यह उम्र से इसका आकलन नहीं किया जा सकता। यह कहना कि अब गाल धंसा हुआ है और ऐसे लटके, अरे सर जी हम नहीं कर पाएंगे सर, अरे सर जी कैसे होगा, पलायनवादी है। उसका मतलब क्या है? युवा की श्रेणी में आएगा क्या? किस परिभाषा को फॉलो करेगा वह? तो भैया जोश खरोश और हुंकार रहना चाहिए, युवाओं की कोई परिभाषा नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद सवाल क्या था? सवाल ये था कि 21 से 25 वर्ष की आयु में एक युवा के पास स्टार्ट करने के उसको बहुत सारी चीजें आती हैं, गर्लफ्रेंड हो गई, घर आ गया और भी बहुत सारी चीजें। उससे आपने खुद को कैसे बचाया और कंसंट्रेट करके काम करते कैसे रहे? देखिए, मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स में और तो नहीं था, रेसलिंग था हमारा, कुश्ती का था, ऐसे शौक था, लंगोटा बांधता था और फिर दंगल लड़ने जाता था, यहाँ वहाँ खूब दंगल लड़ता था, गाय चराता था, कई बार 3 पैरों भी फटक के चले गए, ठीक है। तो यह था। पढ़ाई में जैसे नेतृत्व करता था तो सबसे आगे हमारी साइकिल रहती थी, 20, 25, 30, 40, 50 साइकिलें बाद में आती थी। ऐसा कोई अवसर नहीं आया, उधर ध्यान नहीं दिया, इस तरह का कोई ध्यान नहीं गया। और बाद का जब जीवन आया तो पारिवारिक जीवन था और परिवार में बच्चों के साथ यह सही है कि मैं ध्यान नहीं दे पाया बच्चों पर। हमारी बेटी 7वीं में थी तो हमने उसकी मम्मी से पूछा कि यह किस क्लास में है, तो यह भी जीवन के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था और ऐसा अमावस्पद, ऐसा हास्यास्पद और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण किसी के जीवन में न आए। और एक बड़ी भीड़ होती थी, मैं अपनी नींद से नहीं जगता था, सामने फरियादियों की भीड़ थी, जैसा कि मैंने बताया दर्जनों जेल गए और बहुत लड़ाइयाँ हुई। लोग सेवकों को दौड़ा करके हम लोग पकड़ते थे, वर्दी उतरती थी हमारे सामने, ऐसे में था। बहुत सी चीजें और भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हमने बताया है, कितनी जनहित याचिकाएं, सदी के महानायक से लड़ना, बिहार में राबड़ी देवी पर जुर्माना करवाना, सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद जैसे लोगों पर भी जुर्माना करवाना। ऐसे में जो पारिवारिक दायित्व था वह ध्यान से उतर गया था कि हमें यह भी करना था। अब जैसे गुजरात में आप देखेंगे पंजाब में तो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो परिवार के लोग अपना हाथ खींच लेते हैं। यह भी अच्छा है कि बेटा ठीक है अब तुम्हें करना है, तुम ट्यूशन पढ़ा करके अपना काम चलाओ, चाहे जैसे कराओ, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो छाता हटा लेंगे। जैसे ही हम छतरी हटाएंगे तो बच्चा देखेगा कि हमें बारिश से बचना कैसे है। तो वह चीजें नहीं आ पाई, थोड़ा बहुत है तो रहा होगा जीवन में। किसी के ऐसा नहीं है जो प्यार से वंचित हो, लेकिन प्यार की तमाम परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं को दूसरे तरह से भगत सिंह के जीवन में भी एक बार प्यार हुआ था और दोस्तों ने कहा कि यह नहीं जाएगा, बम फेंकने के लिए जाना था। दोस्तों ने कहा अब इसका काम तो खत्म हो गया, नहीं जाएगा। भगत सिंह ने लिखा है, आप कभी पढ़िएगा उस पर,
उनकी किताब में उनके पत्रों को टटोलिएगा तो भगत सिंह ने कहा, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। प्यार की वह ताकत जो व्यक्ति को कभी झुकने नहीं देगी, प्यार की वह सकारात्मक ताकत जो लक्ष्य तक ले जाएगी, प्यार की वह महाशक्ति जो परिणत तक पहुंचाएगी। मैं अपने भाषा में बता रहा हूं, तो उस प्यार की परिभाषा को एक बार पढ़ लेना है, आप सभी को अच्छा लगेगा। तो प्यार की परिभाषा सर ने बताएंगे, थोड़ा आप लोग भी सीख लीजिएगा इस परिभाषा से। कोई और सवाल पूछना है किसी को? आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं? सर आपने तो अभी बात की जिसको पत्रकारिता करनी है, जिनका 10 स्टेटमेंट 10 सेकंड का कैसा होना चाहिए, जो सिंगिंग करते हैं। ठीक है सर से एक सवाल, एक मिनट सर आपके जीवन में सबसे बड़ा फेलियर क्या था, आपने उससे कैसे ओवरकम? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण, सबसे दुर्भाग्य। देखिए, कभी अगर इस तरह का क्षण आता है तो मैं उससे सीखता हूँ और थोड़ी देर के लिए हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है, और फिर उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर के और भी जोश खरोश के साथ में उस काम में लग जाता हूँ। जैसे इधर के 2-3 दिनों में व्यूज कम आ रहे हैं, जैसे 2.5 लाख लोग रोज देखते हैं, तो अगर 2 लाख से कम होते हैं तो लगता है, लेकिन फिर लगता है कि यार दिक्कत कहाँ हुई, कहाँ कमी आ रही है, तो उसको और सुधार करके ऐसे करता हूँ। जीवन में ऐसे क्षण तो नहीं आए, जीवंतता के साथ जीता हूँ। और अच्छा क्षण भी आया, अच्छा क्षण आया जब यूट्यूब की तरफ से सिल्वर अवार्ड मिला था, वह मेरे जीवन का अच्छा क्षण था। अच्छा क्षण प्रतिदिन आता है। एक अच्छे कार्य का शुभ अवसर परमात्मा सभी को देता है, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन एक अच्छे कार्य का अवसर आपको न मिले। अब यह है कि कौन उसको गंवाता है, कौन उसको लेता है, तो उस कार्य को मैं गंवाता नहीं हूँ, क्या करता हूँ। और 4 साल में कभी बीमार भी नहीं पड़ा, यह भी था इसीलिए कि रोज सपना देखना है, रात को सोना है तो सोने से पहले जानना है कि सुबह हिमांशु जी के साथ बैठना है, जागरण में कितना अच्छा कवरेज कर रहे हैं, कैसे हेडिंग कैसे लिखते हैं। ये हेडिंग लिखना इन्हीं लोगों का अधिकार है, आप न्यूज भेज देंगे, लेकिन उसी में टटोल करके देखेंगे ऐसी हेडिंग जो जिसके बाद लोग भीतर तक जाए। नहीं खबर पढ़ेगा तो या देखेंगे कि क्या है, उसके बाद लोग भीतर जाएंगे। तो इस तरह से कभी ऐसा क्षण कभी आया नहीं। और 10-5 मिनट के लिए कभी ऐसा आता होगा, जब रक्तदान किया तब भी मुझे आनंद आया, तब भी उत्साह से जीवन को और दूने उत्साह के साथ जीना शुरू किया। माता जी का जब देह दान हुआ, लोगों ने कहा कि भैया मुक्ति नहीं बनेगी और ऐसे कैसे। जब नेत्रदान करा करके 16 लोगों को आंखें दी गई, तो उस समय भी लोगों ने कहा भैया ये कौन सा काम कर रहे हैं, अब आंखें इनकी निकल गई तो अगले जन्म में तो यह अंधे पैदा होंगे। वह सब भी था, लेकिन सबको समझा करके और उससे सीख लेकर के क्षमा करना भी सीखा। जैसे आप अगर गरियाएंगे तो कुछ देर के लिए तो होगा, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो सुन लेंगे आप क्या बोल रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं। अब होता क्या है, दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं मानोगे आओ, मतलब ऐसे करके। तो जितना तेज बोलेंगे उतना तेज, हम बोलेंगे उसके तेज, और आप बोलेंगे अरे इतने में ही ना बात करी है। तो उन चीजों से उबर करके अब क्षमा करना भी सीख लिया है कि क्षमा कर देना यार, ये आदमी नहीं जानता है। ब्रजभूषण तुम तो अपने बारे में जानते हो, क्षमा कर देना। तो अब क्षमा करना भी सीख रहा हूँ। यद्यपि यह अंतिम गुण है, तीसरा गुण है। पहला गुण है कि हम प्रक्रियावादी होंगे, दूसरा गुण यह है कि बीच में आएगा नहीं यार इसने ऐसा किया तो इसको जवाब दूंगा, कल देखता हूँ लंका पर आता है तो इसको समझा दूंगा। यह प्रक्रियावादी है। तीसरा है कि यार क्षमा कर। तो जो लोग गाते हैं या जो लोग लिखते हैं, उनको अपने यूट्यूब पे क्या कंटेंट डालना चाहिए ताकि लोग उसको देखें? पहले अपना नाम मत बताएं, नाम हम कोई सुनना नहीं चाहता। सब शॉर्टकट, YOU का समय अब नहीं है, अब यू लिख करके काम चला दीजिए। तो यद्यपि पहले वो गुनगुनाएं और इतना बढ़िया से गुनगुनाएं, इतना अच्छा ढंग से गाएं कि लोग ठिठक जाएं, और उसके बाद बीच में अपना नाम बताएं कि दोस्तों मैं भला हूं, और विनम्रता कभी न छोड़ें। यह काम करना पड़ेगा। तो पहले ऐसा गुनगुनाएं, अगर